हाय दोस्तों, वेलकम टू बिंद स्टडी हब। आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे वह टॉपिक हमारी फिजिक्स सब्जेक्ट से है, जिसमें हम फिजिक्स के ऑलरेडी 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें न्यूटन के गति के नियम, विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियाँ एवं उनके मात्रक, और हमने देखा है विभिन्न उपकरण और उनमें ऊर्जा का रूपांतरण, कौन से उपकरण ऊर्जा का किस रूप से किस रूप में परिवर्तित करते हैं, ये हमने देखा है। आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इसके पहले एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे या वही मैटर लाएंगे आप लोगों के सामने जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न आ रहे हैं और बनते हुए भी इनसे हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उसी को सुधारने की कोशिश करेंगे आप सबके साथ। तो आप लोग देखेंगे जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखते हैं जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है उसका स्टेटमेंट क्या कहता है। किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के, क्या याद रखना है आपको, पिंडों का जो द्रव्यमान होता है उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी जो बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोगों को याद रखना है, ये पूछा जा चुका है, एसएससी रेलवे में पूछा जा चुका है, एक आध बार पीसीएस में भी पूछा जा चुका है कि जो किन्हीं 2 पिंडों के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है वह गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों ऑप्शन में दिए रहते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद जो हम आगे चर्चा करेंगे वो है गुरुत्व। देखते हैं गुरुत्व क्या होता है। गुरुत्व क्या कहता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार 2 पिंड के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। मान लीजिए एक पिंड आपके लिए ये हो गया, एक पिंड ये हो गया। क्या कह रहा है, 2 पिंड के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें एक पिंड पृथ्वी हो, यदि मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं अर्थ है, तो इस आकर्षण बल को हम गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, मान लीजिए कोई वस्तु हो गई, पृथ्वी इसको जिस बल से अपनी ओर खींचेगी, अपने केंद्र की ओर खींचती है, इस बल के कारण ये जो खींचती है तो उससे जो बल लगता है, उस बल से जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वजनित त्वरण कहते हैं। गुरुत्वजनित त्वरण आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुरुत्वजनित त्वरण को हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, जिसका मान 9.8 मिनट जो स्मॉल g होती है, इसका मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आप लोग इसको याद में रखना है, ये सीधा पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव में रहता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपको इसको याद रखना है। तो क्या होता है गुरुत्वजनित त्वरण, क्या कहता है, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार 2 पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि उनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो उस पिंड को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम गुरुत्वजनित बल कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे इस पार्ट से जो बार बार क्वेश्चन आया है और बार बार हमसे गलत होता है, उस पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखेंगे जी का मान जो होता है, ये बार बार क्वेश्चन आया है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, इससे बार बार क्वेश्चन आया है और हर बार कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है, उसी को आज सुधारने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे कि जो जी का मान होता है वो कहाँ कहाँ पे परिवर्तित होता है, कहाँ पे परिवर्तित नहीं होता। तो हम जी का मान यदि देखें तो यह पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। यदि हम मान पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद यदि हम बात करेंगे, न चुप रहा भैया, देखेंगे जो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे जो पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, यदि पूछ दे कि पृथ्वी जो जी का मान होता है वो सर्वाधिक कहाँ पे होता है, पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका सर्वाधिक मान कहाँ पे होता है, तो हम देखें जो ध्रुव होता है पोल पे होता है सर्वाधिक। इसके बाद देखें जो इक्वेटर लाइन होती है, हमारी इक्वेटर लाइन कितनी होती है, 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन होती है वहाँ पे देखें तो जी का मान कितना होता है, तो इक्वेटर लाइन में जो होती है वहाँ पे जी का मान न्यूनतम होता है, यहाँ पे मिनिमम होगा, और जो हमारा ध्रुव होता है यह मैक्सिमम होता है। ध्रुव क्या होता है, मैक्सिमम। तो आपको याद रखना है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जो जी का मान है, गुरुत्वजनित त्वरण का मान है, वो जी का मान सर्वाधिक होता है पोल पे और न्यूनतम होता है इक्वेटर पे। इसके बाद देखते हैं अगला जो इसका पॉइंट क्या कहता है, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, हमने देख लिया। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान बढ़ता है।
पृथ्वी जितनी तेज़ से घूर्णन गति करेगी, जितनी तेज़ी से वो चक्कर लगाएगी, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो जी का मान होता है उतनी तेज़ी से जी का मान क्या होता है, कम होता है। याद रखना है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें तो जो पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है, जब पृथ्वी की घूर्णन गति बिल्कुल आराम से आहिस्ता होती है, तब जी का मान क्या होता है, जो गुरुत्व जनित त्वरण होता है उस मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि जो पृथ्वी की सतह पर जी का मान घटता है ऊपर या नीचे जाने, जब सतह से ऊपर नीचे जाते हैं, सतह से जब ऊपर नीचे जाएंगे, ऊपर या नीचे जाएंगे, तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। तो आपको याद रखना है। यदि हम बात करें सर्वाधिक मान जो होता है वो पोल पे होता है। कहाँ पे होता है, पोल पे होता है। सबसे कम हम देखें तो इक्वेटर पे होता है। इसके बाद हम यदि बात करें कि पृथ्वी घूर्णन गति जब बढ़ती है तो मान कम होता है और जब घटती है तो मान ज़्यादा होता है। जस्ट अपोजिट आपको ट्रिक से याद रखना है कि यदि घूर्णन गति तेज करेगा तो जी का मान कम होगा और यदि घूर्णन गति धीरे करेगा तो जी का मान ज़्यादा होगा। तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ देखेंगे, बात करेंगे जो ग्रहों के गति संबंधी नियम थे वो किसने दिया था। ग्रहों के जो गति संबंधी नियम है वो केपलर ने दिया है। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है। ये यूपीपीसीएस में आया हुआ है, एमपीपीसीएस में आया हुआ है और रेलवे में पूछा गया है और एसएससी में भी पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं पलायन वेग। क्या होता है पलायन वेग, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। पलायन वेग जो होता है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके जाने पर वह गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाता है। कहने का मतलब इसका क्या है कि एक गुरुत्व क्षेत्र होता है, यदि हमारी पृथ्वी से कोई व्यक्ति एक गुरुत्व क्षेत्र होता है, वहाँ पे कोई वस्तु फेंकता है, जैसे पत्थर को एग्जाम्पल लेते फेंकता है, तो जब वह गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाता है, मान लीजिए गुरुत्व क्षेत्र है, गुरुत्व क्षेत्र को पार कर गया, तब इसके बाद वह पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। इसी को क्या कहते हैं, पलायन वेग। तो पलायन वेग याद रखना है। पलायन अर्थात पृथ्वी के तल से किसी वस्तु को, और पलायन वेग का जो मान होता है 11.2 मीटर पर सेकंड होता है। ये भी क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आया हुआ है कि गुरुत्व का जो मान होता है कितना होता है, 11.2 मीटर पर सेकंड। तो आपको इसको याद रखना है। इसी को हम क्या कहते हैं, पलायन वेग, जिस वेग से फेंकते हैं। इस वेग से फिर जब पलायन वेग की जो डायरेक्शन होती है, फिर जो पॉइंट होता है पलायन वेग का, जब उसके ऊपर कोई वस्तु पहुंच जाती है, वहां से वह वस्तु दोबारा वापस नहीं आती है। यह क्वेश्चन यूपीपीएस, इवन यूपीएससी और एमपीपीएससी और अन्य राज्य सिविल सेवा परीक्षा में आ चुका है। तो आपको इसको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है। अगला जो हम बात करेंगे वह दाब के बारे में बात करेंगे। क्या होता है दाब के बारे में देखेंगे। तो दाब की जो परिभाषा होती है, जैसे हम किसी सतह पर जो एकांक क्षेत्र में जो लगने वाला बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, दाब। किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। आपको याद रखना है, इसकी डिफिनीशन पूछ लिया जाता है सीधे सीधे, तो आपको डिफिनीशन याद रखनी है। इसके बाद हम देखें जो पी होता है, दाब क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू जो होता है वह होता है F/A। आपको इसका व्यंजक याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं जो दाब का SI मात्रक होता है, तो दाब का SI मात्रक न्यूटन मीटर क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पास्कल को। और पास्कल को हम किससे डिनोट करते हैं, PA से। तो आपको याद रखना है पास्कल। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे वायुमंडलीय दाब की। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका इसका SI मात्रक यह तो हम देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक जो होता है दाब होता है। वायुमंडलीय दाब का जो SI मात्रक होता है वो दाब होता है। और यदि यहीं पर देखें कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है, तो वायुमंडलीय दाब को याद रखना है। यह होता है, इसे किससे नापते हैं, बार से। तो बार का मात्रक क्या, वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है, SI मात्रक। तो बार अगर आप पूछ ले कि 1 बार इक्वल टू कितना होता है, 1 बार इक्वल टू, तो आपको याद रखना है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो आपको याद रखना है 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो बार बार पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना है, जो फैक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फैक्ट वेरी मोस्ट फैक्ट है, आपको याद रखना है। तो जो हमारा पहला जो फैक्ट है उसकी हम चर्चा करेंगे। जो वायुमंडलीय दाब होता है उसे काहे से नापा जाता है, बैरोमीटर से। और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर और किस सहायता से ही क्या किया जाता है, मौसम की जो घटनाएं होती हैं मौसम संबंधी, उनका पूर्वानुमान लगाया जाता है।
मामूली दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। यदि बात करें बैरोमीटर के, देखें क्या होता है, कैसी स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो क्या कहता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाता है तो आंधी आने की संभावना रहती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाता है तो आंधी आने की संभावना रहती है। और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है, वर्षा होने की संभावना रहती है। धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगी, एकाएक गिर जाएगा, अचानक नीचे हो जाएगा तो क्या, आंधी आएगी। और यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो उस दिन साफ होने की संभावना रहती है। आपको याद रखना है, ये भी सीधा पूछा गया है, सीधा स्टेटमेंट आया हुआ है और चारों का विकल्प दे दिया गया है, तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे, यदि हम देखें यहीं पे एक नोट देखें, अपेक्षित घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हाइड्रोमीटर। आपको याद रखना है, वायुमंडलीय दाब और अपेक्षित घनत्व का जो मात्रक है उसमें याद रखना है। अगला यदि हम देखते हैं, जो दूध की शुद्धता होती है उसे हम किस पैमाने से मापते हैं, लैक्टोमीटर द्वारा। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर द्वारा मापते हैं। तो आपको याद रखना है कि दूध की शुद्धता कहाँ से मापते हैं, लैक्टोमीटर से। और हाइड्रोमीटर जो होता है उससे अपेक्षित घनत्व नापते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पास्कल के नियम। पास्कल के नियम आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना है कि पास्कल के नियम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, या फिर कौन कौन सी चीज़ें पास्कल के नियम का पालन करती हैं। तो जो चीज़ें पास्कल के नियम का पालन करती हैं, तो पास्कल के नियम में जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं बस को हम देखेंगे। तो याद रखना है, जो पास्कल के नियम होता है उसका जो उदाहरण है या फिर उस पर आधारित कुछ यंत्र हैं जो पास्कल के नियम को फॉलो करते हैं, तो उनमें से है हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करेंगे, हाइड्रोलिक प्रेस की बात करेंगे और हाइड्रोलिक ब्रेक। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र कौन से हैं, सीधा पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं अगला जो हमारा फैक्ट है वो है पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है। आपको याद रखना है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके बाद जो देखेंगे अगला फैक्ट हमारा है, गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। जो गैसों के ससंजक जल का मान होता है वो नगण्य होता है, आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये नोट तो पूछी ही जा चुकी हैं, आपको भी पता होगा, आपने भी देखा होगा यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जो गैसों का ससंजक बल का मान होता है वो नगण्य होता है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप इसके बाद देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है केशिकत। क्या होता है केशिकत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि केशिकत में इंपॉर्टेंट है उससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण। तो देखेंगे, केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को हम क्या कहते हैं, ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को हम केशिकत कहते हैं। यहीं पे बात करें जहाँ से इसमें क्वेश्चन आता है, तो जो क्वेश्चन आता है वो आता है कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो केशिकत के नियम का उपयोग करती हैं। तो देखना है आपको, जो पहली चीज़ है देखेंगे, ब्लटिंग पेपर जो होता है, ब्लटिंग पेपर जो होता है वो स्याही को शीघ्र सोख लेता है। ब्लटिंग पेपर जो होता है वो स्याही को शीघ्र सोख लेता है, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं वो केश नली की तरह कार्य करते हैं, जिससे द्रव जो होता है ऊपर चढ़ता है और नीचे आता है। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, जैसे लालटेन या लैंप। जो लालटेन और लैंप होता है उसमें तेल नीचे रहता है, लेकिन उसमें एक बत्ती होती है कपड़े की, उसके द्वारा जो तेल होता है ऊपर नीचे चढ़ता रहता है। तो आपको याद रखना है, वो भी केशिकत नियम का उदाहरण है। केशिकत के नियम के कारण जो तेल होता है वो ऊपर नीचे चढ़ता है। इसके बाद जो अगली बात करेंगे, हम देखेंगे पौधों की शाखाएं जो होती हैं, पौधों की शाखाओं, तने एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक जो खनिज लवण होते हैं वो केशिकत की क्रिया के द्वारा ही पहुंचते हैं, आपको ध्यान में रखना है। कह सकते हैं कि पौधे जो भोजन पौधों तक पहुंचते हैं, जड़ों से भोजन पौधों तक, तो किस नियम के कारण पहुंचते हैं, केशिकत के नियम के कारण। तो आपको याद रखना है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने जितनी चीज़ें डिस्कस की काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल बिंद स्टडी हब कैपिटल लेटर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो में अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट के माध्यम से कि आपको क्या अच्छा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं फिजिक्स के एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ।